नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां हम उन महान हस्तियों की कहानियां लाते हैं जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था, जिसे उसके टीचर्स मंद बुद्धि समझते थे और जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन आरके, दुनिया तब हैरान रह गई जब उसी कमजोर बच्चे ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा दिया और बन गया महानायक एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, आज हम विनोद कुमार मिश्र की किताब के जरिए उस महान वैज्ञानिक के दिमाग के अंदर झांकेंगे, जिसका नाम आज जीनियस का पर्यायवाची बन चुका है। E=mc² का फॉर्मूला देने वाले आइंस्टाइन की जिंदगी सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि संघर्ष और कभी ना हार मानने वाली जिद की कहानी है। तो तैयार हो जाइए समय यानी टाइम और अंतरिक्ष यानी स्पेस के इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए विज्ञान के इस जादूगर की दुनिया में कदम रखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जिसे अपने शुरुआती सालों में सीखने में धीमा माना जाता था, यहाँ तक कि बुद्धू तक समझा जाता था। हमारे सूत्र बताते हैं कि माता पिता और शिक्षक दोनों को ही उनसे कोई बड़ी अकेडमिक उम्मीदें नहीं थी। अंतर्मुखी, थोड़ा पिछड़ा हुआ मानते थे उन्हें। हाँ, और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। देखिए, परिवार का व्यवसाय बार बार मुश्किलों में घिरा, आर्थिक तंगी लगातार बनी रही। माता पिता चाहते थे कि वो कुछ और बने, पर उनका मन तो कहीं और लगता था। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें काफी समय तक बेरोजगारी झेलनी पड़ी। सोचिए, इनमें से कोई एक भी चीज किसी इंसान का हौसला तोड़ने के लिए काफी हो सकती है, लेकिन आइंस्टाइन, उन्होंने हार नहीं मानी। यहीं से मुझे लगता है उनके जीवन की पहली बड़ी सीख मिलती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद और कोशिश का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत प्रेरणादायक है। उनकी शुरुआती शिक्षा भी कम दिलचस्प नहीं थी। 5 साल की उम्र में उन्हें घर के पास एक कैथोलिक स्कूल भेजा गया और यहीं उन्हें पहली बार अपनी यहूदी पहचान का एहसास हुआ कि वो दूसरों से कुछ अलग हैं। बाद में म्यूनिक के जिम्नाजियम में उनका सामना हुआ कठोर, लगभग फौजी अनुशासन से, और इस अनुभव ने उनके मन में सत्ता और डर के प्रति एक गहरा संदेह पैदा कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पारंपरिक रटन विद्या में कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो उन चीजों पर सवाल उठाते थे जिन्हें बाकी लोग सामान्य मान लेते थे। प्रकृति की साधारण घटनाओं में भी वो गणितीय नियम और समीकरण ढूंढने की कोशिश करते थे। ये उनकी खासियत थी। इसी बीच परिवार के कारोबार में फिर दिक्कत आई और उन्हें इटली जाना पड़ा, जबकि आइंस्टाइन को पीछे म्यूनिक में ही छात्रावास में रहना पड़ा, अकेले। पिता चाहते थे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, पर आइंस्टाइन का झुकाव तो साफ तौर पर सैद्धांतिक भौतिकी की तरफ था। हाँ, और ज्यूरिख के प्रतिष्ठित फेडरल पॉलिटेक्निक में दाखिला लेना भी एक चुनौती साबित हुआ। पहली कोशिश में 1895 में वो असफल रहे। गणित में तो उनका प्रदर्शन असाधारण था, पर आधुनिक भाषाओं और जीव विज्ञान जैसे विषयों में वो कमजोर थे। और उम्र भी कम थी, सिर्फ 16 साल, जबकि दाखिले के लिए 18 साल की उम्र जरूरी थी। यहीं उनकी जिद और लगन दिखती है। देखिए, असफलता के बावजूद उनकी गणितीय प्रतिभा ने पॉलिटेक्निक के प्राचार्य और पिता के एक मित्र का ध्यान खींचा। उन्हें तैयारी के लिए पास के अराओ शहर के एक स्कूल भेजा गया और ये उनके जीवन का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ। अराओ का माहौल उन्हें बहुत पसंद आया। वहाँ का खुलापन, कम डांट फटकार वाला रवैया उनके विचारों को पनपने के लिए ज्यादा मुफीद था। और यहीं उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, जर्मन नागरिकता छोड़ने का। हाँ, और ये फैसला उन्होंने बिना किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल किए ही कर लिया था। ये उनकी आजादी की तीव्र इच्छा और पारंपरिक बंधनों को तोड़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। कमाल की हिम्मत थी। बिल्कुल, वो किसी राष्ट्र की सीमाओं में बंद कर नहीं रहना चाहते थे। मन में स्विस नागरिकता पाने की इच्छा थी, जिसके लिए वो प्रयास भी कर रहे थे। आखिरकार 1896 में उन्होंने पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा पास कर ली और ज्यूरिख में अपनी पढ़ाई शुरू की। हाँ, ये दिखाता है कि पहली असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा में प्रयास करने का एक मौका होती है, एक नई शुरुआत। ज्यूरिख में उनका जीवन काफी रंगीन था। वो प्रकृति प्रेमी थे। आल्प्स की सुंदरता, झीलों का आनंद, ये सब उन्हें पसंद था। संगीत उन्हें विरासत में मिला था और वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। कहते हैं कि अगर संगीत संध्याओं में श्रोता ध्यान ना दें तो वो बजाना बंद कर देते थे। बिल्कुल, वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्हें महिलाओं का साथ भी पसंद था और वो सामाजिक समारोहों में भी हिस्सा लेते थे। हंसमुख थे।
लेकिन इन सब के साथ उनका मुख्य ध्यान गणितीय भौतिकी पर था। वो एक साथ कई प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में गहन अध्ययन कर रहे थे। सपना था शिक्षक बनने का। मगर 1900 में स्नातक होने के बाद किस्मत ने फिर इम्तिहान लिया। उन्हें फिर से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। हाँ, वो छोटे मोटे शिक्षक पद के लिए भी तैयार थे, लेकिन कोई अवसर नहीं मिला। सोचिए, इतना प्रतिभाशाली छात्र और नौकरी नहीं। स्वाभिमानी इतने थे कि प्रभावशाली मामा की मदद लेने से भी कतराते रहे। कुछ समय अस्थायी काम करके गुजारा किया। इसी मुश्किल दौर में उन्होंने स्विस नागरिकता पाने के अपने प्रयास तेज किए, जिसके लिए वो छात्र जीवन से ही पैसे बचा रहे थे। फरवरी 1901 में उन्हें स्विस नागरिकता मिल गई। हाँ, और स्विट्जरलैंड में सेना में सेवा अनिवार्य थी, लेकिन कुछ शारीरिक कारणों जैसे चपटे तलवे वगैरह की वजह से उन्हें सेना में नहीं लिया गया। इसका उन्हें थोड़ा मलाल जरूर हुआ, पर स्विस नागरिकता मिलने से उन्हें स्थायी रोजगार की उम्मीद बंधी। ये फिर से उनकी दृढ़ता का उदाहरण है, मुश्किलों के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और फिर आया वो दौर जिसने दुनिया बदल दी। बर्न का पेटेंट ऑफिस। काफी इंतजार और एक साक्षात्कार के बाद, जहां कहते हैं उनकी तकनीकी ज्ञान से ज्यादा उनकी गणितीय समझ और प्रतिभा ने निदेशक को प्रभावित किया। उन्हें तृतीय श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिली। ये नौकरी शायद सुनने में नीरस लगती हो, है ना? लेकिन यहीं पर पेटेंट आवेदनों की जांच करते हुए आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों पर सोचना जारी रखा। ये बात हमें एक गहरी सीख देती है। असल में महान विचार या रचनात्मकता के लिए हमेशा भव्य प्रयोगशालाओं या अकादमिक माहौल की जरूरत नहीं होती। कभी कभी, जैसा कि आइंस्टाइन के साथ हुआ, एक नियमित, यहाँ तक कि उबाऊ लगने वाला काम भी दिमाग को उन गहराइयों में सोचने की आजादी दे सकता है जहाँ क्रांतिकारी विचार जन्म लेते हैं। पेटेंट ऑफिस ने शायद उन्हें बाहरी दबावों से मुक्त होकर मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया, एक तरह से। और इसी पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए 1905 में, जिसे चमत्कारी वर्ष या एनस मिराबलिस कहा जाता है, आइंस्टाइन ने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए और इन पत्रों ने भौतिकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। हाँ, ये 4 पत्र अद्भुत थे सही में। पहला अणुओं के अस्तित्व और उनके आकार को निर्धारित करने के तरीके पर था, जिसने पदार्थ की हमारी समझ को पक्का किया। दूसरा ब्राउनियन मोशन पर था, जो तरल में निलंबित कणों की अनियमित गति की व्याख्या करता था और अणुओं के अस्तित्व का एक और सबूत देता था। तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अच्छा, इसे सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो आइंस्टाइन ने समझाया कि प्रकाश सिर्फ तरंगों की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या कणों की तरह भी व्यवहार करता है। इन्हें बाद में फोटॉन कहा गया। जब ये फोटॉन किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो वे अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये विचार उस समय की स्थापित भौतिकी के लिए बहुत क्रांतिकारी था और इसने क्वांटम भौतिकी की नींव रखी। और इसी खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। अच्छा, ये एक आम गलतफहमी है। और चौथा पेपर, वो तो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बिल्कुल, चौथा पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत पर था। इसने हमारी स्पेस यानी स्थान और टाइम यानी समय की समझ को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पेस टाइम, और इनकी माप दर्शक की गति पर निर्भर करती है। इसी सिद्धांत से उनका विश्व प्रसिद्ध समीकरण E = mc² निकला। E = mc²? हाँ, जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच गहरा संबंध स्थापित किया। इसने दिखाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में। यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा का आधार बना। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब पेटेंट ऑफिस का एक क्लर्क ब्रह्मांड के नियमों को फिर से लिख रहा था। कमाल है। अब उनके निजी जीवन की बात करें तो 1903 में उन्होंने अपनी सहपाठी मिलेवा मेरिक से शादी की। उनके 2 बेटे भी हुए। हाँ, हांस एल्बर्ट और एडवर्ड। लेकिन ये शादी आसान नहीं थी। मिलेवा और आइंस्टाइन के बीच मतभेद बढ़ते गए और आखिरकार 1919 में उनका तलाक हो गया। तलाक के समय आइंस्टाइन ने एक वादा किया था कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो
तो उसकी राशि वो मिलेवा को दे देंगे। और 3 साल बाद 1922 में जब पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपना वादा निभाया भी। ये उनके चरित्र की एक और झलक देता है मुझे लगता है। तलाक के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। अकादमिक दुनिया में उनकी जगह बनाने की राह भी आसान नहीं थी। शुरुआती सफलता के बावजूद उन्हें प्रोफेसर बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। सही कहा। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए भी वो पढ़ाने के मौके तलाश रहे थे। बर्न विश्वविद्यालय में पढ़ाने की शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार 1909 में उन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर का पद मिला, लेकिन वेतन वो पेटेंट ऑफिस जितना ही था, जो ज्यूरिख जैसे शहर के लिए काफी कम था। पर पढ़ाने की लगन उन्हें खींच लाई। फिर वो 1911 में प्राग गए। वहां के ऐतिहासिक माहौल, टाइको ब्राहे, केपलर जैसे वैज्ञानिकों की विरासत, इसने उन्हें आकर्षित किया। यहीं पर उनका अपनी यहूदी जड़ों से जुड़ाव और गहरा हुआ। हाँ, प्राग के बाद वो 1912 में फिर ज्यूरिख लौटे। इस बार ETH यानी स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर बनकर, जहां उनके लेक्चर बहुत लोकप्रिय हुए। और फिर 1914 में वो बर्लिन पहुंचे, जहां उन्हें प्रतिष्ठित प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस की सदस्यता मिली। ये उनके करियर का एक बड़ा मुकाम था। हालांकि इसके साथ ही उन्हें प्रशिया की नागरिकता भी मिली, जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित नहीं थे, क्योंकि वो अपनी स्विस नागरिकता नहीं छोड़ना चाहते थे। और बर्लिन पहुंचते ही दुनिया पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 की चपेट के आ गए। इस दौरान आइंस्टाइन का रुख क्या रहा? युद्ध के दौरान आइंस्टाइन ने जर्मनी में बढ़ते राष्ट्रवाद का खुलकर विरोध किया। वो शांति के प्रबल समर्थक थे और न्यू फादरलैंड लीग जैसे शांतिवादी समूहों से जुड़े। उन्होंने रोमिया रोलान जैसे लेखकों से संपर्क साधा, जो युद्ध के खिलाफ थे। अपनी स्विस नागरिकता के कारण वो युद्ध के दौरान भी तटस्थ देशों की यात्रा कर सकते थे, जिसका उन्होंने शांति प्रयासों के लिए इस्तेमाल किया। वो उस समय के उन गिने चुने जर्मन बुद्धिजीवियों में से थे जिन्होंने युद्ध उन्माद का विरोध करने का साहस दिखाया। लेकिन बाद में, खासकर हिटलर के सत्ता में आने के बाद, उनके विचारों में एक जटिल बदलाव आया। एक शांतिवादी होते हुए भी उन्होंने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। ये कैसे हुआ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये उनके जीवन का एक बेहद कठिन और विरोधाभासी मोड़ था। बिल्कुल, हिटलर के जर्मनी में यहूदियों पर बढ़ते अत्याचार और नाजी शासन की बर्बरता को देखते हुए आइंस्टाइन को लगने लगा कि ऐसी अमानवीय शक्ति से केवल शांति की अपील करके नहीं निपटा जा सकता। जब 1938 में जर्मनी में ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने परमाणु विखंडन की खोज की, तो आइंस्टाइन और लियो ज़िलार्ड जैसे अन्य वैज्ञानिकों को चिंता हुई। चिंता ये कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बना सकता है। इसी चिंता के कारण उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को वो प्रसिद्ध पत्र लिखा था। हाँ, ज़िलार्ड और अन्य वैज्ञानिकों के आग्रह पर आइंस्टाइन ने अगस्त 1939 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा। उन्हें परमाणु विखंडन की क्षमता और इस बात के खतरे से आगाह किया कि जर्मनी शायद परमाणु बम विकसित कर रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि अमेरिका को भी इस दिशा में शोध शुरू करना चाहिए, ताकि नाजी जर्मनी को ऐसा हथियार बनाने से रोका जा सके या जरूरत पड़ने पर उसका मुकाबला किया जा सके। ये एक शांतिवादी के लिए एक भयानक नैतिक दुविधा थी, महाविनाश के हथियार के निर्माण की वकालत करना, ताकि उससे भी बड़ी बुराई को रोका जा सके। हालांकि वो सीधे तौर पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी अमेरिकी परमाणु बम परियोजना से नहीं जुड़े थे। नहीं, अमेरिकी सरकार को उनकी राजनीतिक निष्ठा पर कुछ संदेह था, इसलिए उन्हें परियोजना से दूर रखा गया। लेकिन उनके शुरुआती पत्र और उनके समीकरण E=mc² ने सैद्धांतिक आधार जरूर प्रदान किया। ये घटना दिखाती है कि कैसे चरम परिस्थितियां किसी व्यक्ति के गहरे विश्वासों को भी चुनौती दे सकती हैं और उन्हें मुश्किल नैतिक चुनाव करने पर मजबूर कर सकती हैं। युद्ध के बाद उनके वैज्ञानिक काम को एक बड़ी पुष्टि मिली, जिसने उन्हें रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बिल्कुल, 1915 में उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया था, जो गुरुत्वाकर्षण की एक नई समझ प्रस्तुत करता था। इस सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के ताने बाने में बड़े पिंडों जैसे सूर्य द्वारा पैदा किया गया झुकाव या वक्रता है। इसी वक्रता के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मुड़ जाता है। और 1919 के सूर्य ग्रहण ने इसे साबित कर दिया। हाँ, ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन के नेतृत्व में एक दल ने
29 मई 1919 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दूर स्थित तारों से आने वाले प्रकाश का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि सूर्य के पास से गुजरते समय तारों का प्रकाश ठीक उतना ही मुड़ा जितनी भविष्यवाणी आइंस्टाइन के सिद्धांत ने की थी। नवंबर 1919 में जब ये नतीजे प्रकाशित हुए तो आइंस्टाइन पूरी दुनिया में छा गए, अखबारों की सुर्खियां बन गए, विज्ञान में क्रांति, न्यूटन का सिद्धांत ध्वस्त, एक नया सितारा उभरा। युद्ध की तबाही से थकी भी दुनिया के लिए ये खबर शायद एक नई उम्मीद लेकर आई होगी, एक सकारात्मक बदलाव। निश्चित रूप से लोगों को लगा कि विज्ञान में अभी भी प्रगति और समझ की अपार संभावनाएं हैं। आइंस्टाइन शांति और बुद्धि के प्रतीक बन गए। लेकिन जर्मनी में जहां वो रह रहे थे, प्रतिक्रिया मिलजुली थी। मिलीजुली क्यों? ऐसा क्यों? जहां कई वैज्ञानिक और आम लोग उनकी उपलब्धि पर गर्व कर रहे थे, वहीं राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी तत्व उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से जलते थे। उन्होंने आइंस्टाइन के काम को यहूदी भौतिकी कहकर बदनाम करने की कोशिश की और उन पर व्यक्तिगत हमले किए। उनके अपने शहर उल्म में भले ही उनके नाम पर सड़क बनी, जिसे बाद में नाजियों ने हटा दिया, लेकिन जर्मनी में उन्हें बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ये दिखाता है कि कैसे महानतम उपलब्धियां भी पूर्वाग्रह और नफरत का निशाना बन सकती हैं। दुखद है ये। इसी दौरान उनकी यहूदी पहचान और भी स्पष्ट होती गई। हाँ, प्राग और बर्लिन में रहते हुए और जर्मनी में बढ़ते यहूदी विरोध को देखते हुए उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव गहरा हुआ। वो ज़ायोनी आंदोलन के समर्थक बने। हालांकि उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो इजराइल को एक राजनीतिक शक्ति के बजाय एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जहां यहूदी संस्कृति पनप सके और अरब पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो। ये उनका सपना था। उन्होंने यरूशलेम में बन रहे हिब्रू विश्वविद्यालय का भी पुरजोर समर्थन किया था। मैन के साथ अमेरिका जाकर विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाया। हालांकि बाद में विश्वविद्यालय के प्रबंधन, खासकर चांसलर जूडा मैग्नेस के काम करने के तरीके से उनके मतभेद हो गए और कुछ समय के लिए उन्होंने खुद को विश्वविद्यालय के मामलों से अलग कर लिया। ये उनके सिद्धांतों पर टिके रहने का एक और उदाहरण है। वो समझौता नहीं करते थे आसानी से। और जीवन के अंत में उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भी मिला था। ये तो बड़ी बात है। हाँ, 1952 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति चैम वाइजमैन के निधन के बाद उन्हें इजराइल का दूसरा राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने इसे बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस प्रस्ताव से बहुत सम्मानित महसूस करते हैं, लेकिन उनमें राजनीतिक पद संभालने के लिए जरूरी अनुभव और कौशल नहीं है। वो जीवन भर एक वैज्ञानिक और विचारक ही बने रहना चाहते थे। 1933 में जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद आइंस्टाइन ने क्या किया? जाहिर है हालात बदल गए थे। उस समय आइंस्टाइन अमेरिका की यात्रा पर थे। जर्मनी के हालात देखकर उन्होंने वापस न लौटने का फैसला किया। सही फैसला था। उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी और प्रिंसटन, न्यू जर्सी में नव स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में एक पद स्वीकार कर लिया। वो जीवन भर वहीं रहे और काम करते रहे। अमेरिका में रहते हुए, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उन्होंने किन मुद्दों पर जोर दिया? उनका फोकस क्या रहा? युद्ध के बाद और हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की भयावहता को देखने के बाद आइंस्टाइन परमाणु निरस्त्रीकरण के सबसे मुखर समर्थकों में से एक बन गए। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस था कि उनके काम का E=mc² का इस तरह विनाशकारी इस्तेमाल हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मानवता अब आत्मविनाश के कगार पर खड़ी है। इसी संदर्भ में उन्होंने 1955 में ब्रिटिश दार्शनिक बर्टन रसल के साथ मिलकर प्रसिद्ध रसल आइंस्टाइन घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सरकारों से परमाणु हथियारों के खतरों को पहचानने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आग्रह किया गया। वो एक विश्व सरकार के विचार के भी समर्थक थे, ताकि देशों के बीच युद्धों को रोका जा सके। एक आदर्शवादी सोच थी उनकी। उनका भारत से भी एक विशेष लगाव था, जैसा हमने सुना। हाँ, वो भारत की प्राचीन संस्कृति और दर्शन से प्रभावित थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई और सत्य, सौंदर्य और वास्तविकता की प्रकृति पर उनकी गहरी चर्चा हुई। वो महात्मा गांधी को दुनिया का एकमात्र सच्चा राजनेता मानते थे और उनकी अहिंसा की नीति के प्रशंसक थे। यहाँ तक कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर चीन के विस्तारवादी इरादों के प्रति आगाह भी किया था।
उन्हें भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका थी। अपने अंतिम वर्षों में वो किस वैज्ञानिक पहेली को सुलझाने में लगे रहे? उनका आखिरी बड़ा सपना क्या था? अपने जीवन के अंतिम दशक उन्होंने भौतिकी के एक महासिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थियरी को खोजने में समर्पित कर दिए। उनका सपना था एक ऐसा अकेला गणितीय ढांचा तैयार करना जो ब्रह्मांड की सभी मूलभूत शक्तियों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और नाभिकीय शक्तियों को एक साथ समझा सके। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य था और दुर्भाग्य से ये सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, अधूरा रह गया। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में उनका निधन हो गया। एक ऐसा जीवन समाप्त हुआ जिसने विज्ञान और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो हमने देखा आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ E=mc² या सापेक्षता के सिद्धांतों से कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और हाँ प्रेरणादायक है। ये कहानी है बचपन में बुद्धू समझे जाने वाले बच्ची के दुनिया का महानतम विचारक बनने की। ये कहानी है लगातार असफलताओं, बेरोजगारी, युद्ध की विभीषिका, व्यक्तिगत त्रासदियों और नैतिक दुविधाओं का सामना करने और फिर भी ज्ञान, शांति और मानवता की खोज में लगे रहने की एक अद्भुत यात्रा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पनप सकती है, चाहे वो पेटेंट ऑफिस का क्लर्क हो या विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर। ये हमें सिखाता है कि असफलताएं अंत नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनकर उभरने का अवसर हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा के बल पर कैसे असाधारण ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। यह सच में प्रेरणा देता है। हाँ, और उनका जीवन ये भी दर्शाता है कि वैज्ञानिक प्रगति नैतिक जिम्मेदारी से अलग नहीं है। उन्होंने न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला, बल्कि मानवता के सामने मौजूद खतरों के प्रति आगाह भी किया और शांति के लिए अथक प्रयास किए। उनका अंतिम सपना भले ही भौतिकी में एक एकीकृत सिद्धांत खोजना था, लेकिन उनका पूरा जीवन विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण अपने आप में एक जटिल एकीकरण था। और शायद यही हमारे लिए एक विचार छिपा है। जैसे आइंस्टाइन भौतिकी के नियमों को एक करना चाहते थे, क्या हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारे मूल्य, हमारी आकांक्षाओं को एक सार्थक उद्देश्य में एकीकृत करने का प्रयास कर सकते हैं? एक ऐसा सिद्धांत जो हमें चुनौतियों के बीच भी दिशा और अर्थ दे सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी हमें सिखाती है कि रट्टा मारना पढ़ाई नहीं, बल्कि कल्पना करना ही असली ज्ञान है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपके अंदर छिपे जीनियस को जरूर जगाएगा। अगर आपको आइंस्टाइन के जीवन से प्रेरणा मिली है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर साइंस के प्रति अपना प्यार दिखाएं। इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट और माता पिता के साथ शेयर जरूर करें जो मार्क्स कम आने पर निराश हो जाते हैं। उन्हें बताइए कि मार्क्स नहीं, जिज्ञासा मायने रखती है, और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। और अब आज का वो सवाल जिसका सीधा संबंध आइंस्टाइन की सबसे मशहूर सोच से है। इसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में नहीं, बल्कि एक तर्क के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आइंस्टाइन का मानना था कि कल्पना यानी इमेजिनेशन ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आखिर क्यों? हम जानना चाहते हैं कि आपकी नज़र में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, किताबी ज्ञान या आपकी कल्पना शक्ति? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे किसी और महान व्यक्तित्व की कहानी के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जैसा आइंस्टाइन कहते थे, सवाल पूछना कभी मत बंद करो। धन्यवाद।